हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ये बेसिकली एक पहला एलिमेंट है जो कि हमने बात की थी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को हमें समझना है, पढ़ना है, जानना है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पेवमेंट की जो सरफेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करनी है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका फ्रिक्शन, अभी बात करने वाले हैं। दूसरा है आपका स्किड एंड स्लिप। चाहते तो हम इन दोनों को एक साथ ही पढ़ सकते थे, बट अलग कर दिया समझने के लिए। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? फ्रिक्शन है। दूसरा स्किड एंड स्लिप है। तीसरा है आपका लाइट रिफ्लेक्शन। और चौथा जो है आपका वो है अनइवननेस इंडेक्स, या फिर पेवमेंट अनइवननेस भी हम लोग बोल सकते हैं। अनइवननेस इंडेक्स और पेवमेंट अनइवननेस। तो ये बेसिकली चार चीजें हैं जो कि पेवमेंट के सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो सबसे पहली बात क्या? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या हिंदी में अगर बोले तो घर्षण, है ना। अगर फ्रिक्शन ना हो तो फेलियर होना ही होना है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन रोड का अगर है तो टायर अपने आप ही स्पीड अप भी होगा और रुकने के लिए आपको मदद भी करेगा। अच्छा, ये फ्रिक्शन मेनली डिपेंड भी करेगा टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर भी, कि आपने मटेरियल वहां पे कौन सा यूज किया है। ठीक है, इसलिए हम बात कर रहे हैं भी पेवमेंट के सरफेस के बारे में। तो फ्रिक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं, अच्छा, फ्रिक्शन दो टाइप से होगा। अगर ये रोड है, ये रोड है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन होएगा और एक लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शन होएगा। आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस हाईवे के लिए सजेस्ट करती है, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शनल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, तो वो कितना होता है? 0.35 से लेके आपका 0.40 तक। बट वहीं पे जब हम बात करते हैं लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो ये होता है 0.15। ये आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता ही होता है। ठीक है, ये चीज हो गई है। मेन जब हम बात कर रहे होते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की या फिर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कब आता है? जब व्हीकल का मूवमेंट पूरा का पूरा एकदम स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा। बट जब हम लेटरल फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये सीन में कब आता है? जब कहीं पे आपका हॉरिजेंटल कर्व आता है। जब आपका हॉरिजेंटल कर्व आता है तब ये डेवलप होता है क्या? लेटरल फ्रिक्शन। इनकी वैल्यू भी आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्मूथ टायर है या फिर वॉर्न आउट टायर है, तो वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन फैक्टर यूज होगा एज कंपेयर टू ड्राई पेवमेंट के अंदर जो नए टायर होंगे। ठीक है, अगर स्क्रीन में देख सक रहे होंगे तो स्क्रीन में आपको दो इमेजेस देखने को मिल रही होंगी। एक तो नॉर्मल रोडवे की और एक एग्जांपल हमने आपका एक रनवे का लिया हुआ है जो कि एरोप्लेन के टायर का है। वहां पे आप देख रहे होंगे कि पानी है और पानी में किस तरीके से जब रोडवे में टायर जब मूव कर रहा होगा तो किस तरीके से वहां पे फ्रिक्शन की मदद पड़ेगी, किस तरीके से टायर वहां पे एक्ट करेगा, रोड की सरफेस किस तरीके से एक्ट करेगी। तो ये तो हो गया बेटा आपका फ्रिक्शन। दूसरा टॉपिक आता है आपका स्किड एंड स्लिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसको समझाने से पहले मैं कुछ इस तरीके से एक डायग्राम इस तरीके से बनाता हूँ। ये टायर है आपका, ये दो टायर है ना। ये डायरेक्शन हो गई आपकी, राइट कर दिया मैंने, और ये रोटेशनल मूवमेंट को मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन स्टार्ट मतलब टिक कर दिया और रोटेशनल मूवमेंट को मैंने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट को मैंने टिक कर दिया और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को मैंने क्रॉस कर दिया। जब ये कंडीशन बनेगी तो ये कहलाएगी स्किड, और जब ये कंडीशन होएगी तो ये कहलाएगी स्लिप।
इतने में ही मैं आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है। स्किड की बात हम तब करते हैं जब ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ठीक है। और जब हम स्लिप की बात कब करेंगे, ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पे दो मूवमेंट हो रहे हैं, एक ट्रांसलेशन मूवमेंट हो रहा है, एक रोटेशनल मूवमेंट हो रहा होता है। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत तेज आप जा रहे हो, बहुत तेज जा रहे हो, बरसात के टाइम है, या फिर मतलब आपको अचानक से ब्रेक मारना पड़ गया, आपने ब्रेक मार दिया तो आपका टायर तो रुक गया, यहाँ पे रोटेशनल में टायर तो रुक गया, बट कभी कभी आपने देखा होगा ब्रेक मारने के बाद टायर रुक गया, बट टायर घसीटते 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 आगे जा रहा होता है, ठीक है। तो जब रोटेशनल मोमेंट कम हो जाएगा एज ट्रांसलेशन मोशन से, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, स्किड की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। कैसे, इमेजिन करिएगा कि आप जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अचानक से मान लीजिए कोई रास्ते में बच्चा आ गया, या फिर कोई भी पपी आ गया, कैट आ गई, तो आपने क्या किया, एकदम अचानक से जल्दी से ब्रेक दबाया। ब्रेक दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो टायर जो घूम रहा होगा वो रुक जाएगा टायर, बट क्या होगा, ये टायर घसीटते 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 आगे चला जाएगा। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, स्किड की कंडीशन हो जाएगी। बट जब आप देखेंगे किसी मड में, कीचड़ में, या फिर रेत में आपकी गाड़ी फंस गई हो, तो आप देखते हैं कि आपका टायर तो उसी जगह पे रोटेट कर रहा होता है, बट गाड़ी का जो पहिया है वो आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, स्लिप कंडीशन कहलाती है। मतलब यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया किससे, ट्रांसलेशन मोशन से। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, आप इमेजिन करना चाहिए, तभी आपको ये कंडीशन फर्क आएगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि जब आप रेत में हो मान लो, या फिर जो बहुत सारी कीचड़ है, मड है, वहां पे आप क्या करते हो, जब टायर फंस जाते हैं तो आप एक्सेलरेटर देते हो, तो ये टायर घूमता है, टायर घूमता है, बट टायर आगे नहीं बढ़ रहा होता, तो वो कंडीशन स्लिप की होती है। जबकि स्किड की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आप अचानक ब्रेक मार दोगे ना, तो टायर तो रुक जाएगा, रोटेशन रुक जाएगा, बट वो आगे 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 थोड़ा दूर तक चलता जाएगा। तो ये एक पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर स्किड एंड स्लिप की भी कंडीशन हमने देखी है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्किड को, स्किड स्लिप को और फ्रिक्शन को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहला तो टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस कैसा है, बिटुमिनस है, सीमेंट कॉन्क्रीट है, ठीक है। दूसरा, पेवमेंट की रफनेस कैसी है, जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा और उतने ही चांसेस कम होंगे स्किड एंड स्लिप के। तीसरा, कंडीशन क्या है पेवमेंट की, वेट है या फिर ड्राई है। टाइप या फिर कंडीशन क्या है टायर की, टायर का भी कौन सा टाइप है, या फिर क्या कंडीशन का टायर है, पुराना हो गया या नया हो गया। व्हीकल की स्पीड क्या है, ब्रेक की क्या एफिशिएंसी थी, ब्रेक किस तरीके से आपने लगाया, लोड कितना है, टायर का प्रेशर कितना है, या फिर टेम्परेचर क्या है उस टायर का या फिर उस पेवमेंट का। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन और स्किड एंड स्लिप जैसी कंडीशन के अंदर। तीसरा आपका आ गया लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन पेवमेंट के सरफेस का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने देखा होगा रात टाइम पे अगर हमें लाइट ना मिले तो एकदम पूरी की पूरी ब्लैक टॉप सरफेस है, नहीं प्रॉब्लम होती है। जब वो वाइट वाइट पैचेस हम देखते हैं जो कि सेपरेट करती हैं लेंस को, तो उससे थोड़ी हमें मदद मिलती है। तो लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी होनी चाहिए। क्या होता है कि जब नाइट की टाइम पे जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, तो हमें पेवमेंट के सरफेस को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है, सरफेस को बनाना है, ताकि उसके रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट के रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से निकल के आए। क्या होता है कि जो चमक होती है, जो हेडलाइट्स की जो आंखों में रोशनी पड़ती है वेट सरफेस के अंदर, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। ड्राई सरफेस में भी होती है, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस डिपेंड भी करता है कि अब आपका पेवमेंट किस तरीके का है। अगर लाइट कलर्ड है या फिर वाइट पेवमेंट या फिर रिजिड सरफेस है, तो उसके अंदर जो अच्छी विजिबिलिटी होती है रात के समय पे अगर बारिश हो रही हो तो, है ना। तो इस तरीके की अलग अलग कंडीशन होती हैं। चौथा आपका हो गया क्या, अनइवननेस इंडेक्स या फिर पेवमेंट अनइवननेस। अब क्या होता है, बहुत बार पेवमेंट में भी अंडुलेशंस होते हैं। अगर पेवमेंट में अंडुलेशंस हैं, देखिए हम प्रोवाइड तो करते ही हैं, ग्रेडियंट तो प्रोवाइड करना ही है, बट नेचुरली वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे ऑपरेटिंग स्पीड है
और जो कि इवन सरफेस के अंदर वो बहुत ही कम हो जाती है। भाई आप खुद भी सोचिए कि नॉर्मल एक प्लेन सरफेस है, एक इवन सरफेस है, वहाँ पे स्पीड बहुत ही अच्छी है। बट अगर नहीं है, यहाँ पे कुछ अनइवननेस है, तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, समय खराब होगा, कंफर्ट नहीं होगा, सेफ्टी नहीं होगी, फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जो व्हीकल है जो इसमें रन कर रहा है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट वो हो जाएगी, टायर का वियर एंड टियर हो जाएगा, अदर जो भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो इनके अंडुलेशंस के लिए अनइवननेस को मेजर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको बेसिकली एक इक्विपमेंट से मेजर करते हैं जिसका नाम होता है बम्प इंटीग्रेटर। ये बम्प इंटीग्रेटर क्या करता है कि एक क्यूमुलेटिव मेजरमेंट करता है वर्टिकल अंडुलेशंस का, जो भी आपका पेवमेंट है। अच्छा, ये जो सरफेस के अंदर जो अंडुलेशंस रिकॉर्ड कर रहा होता है वो पर यूनिट हॉरिजेंटल लेंथ के लिए कर रहा होता है, पर यूनिट हॉरिजेंटल लेंथ के ऊपर है। ये बहुत अच्छे से सुनिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस बनती है, जैसे 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के अंदर अगर 1000 किलोमीटर पर आवर की वो है, या फिर 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के अंदर कंसीडर बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी किया जाता है, भले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्यों ना हो। ठीक है, अब ये जो अनइवननेस है पेवमेंट सरफेस की, वो भी अलग अलग कारणों की वजह से होती है। सबसे पहले तो क्या, अच्छे से कॉम्पैक्शन ना हुआ हो, मटेरियल फिल ना किया गया हो सब ग्रेड के अंदर या फिर पेवमेंट लेयर्स के अंदर, जो बोल्डर स्टोन्स वगैरह हैं, जो ब्रिक वगैरह डाली गई, जो सॉइलिंग की गई है सब ग्रेड सॉइल के अंदर, वो प्रॉपर ना हो, अनसाइंटिफिक फॉर्म में हो, जो इंफीरियर मटेरियल यूज किए जा रहे हैं पेवमेंट के अंदर उनका सही तरीके से यूज ना किया गया हो, ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छी ना हो, जो मशीनरी यूज की गई हो वो अच्छी नहीं की गई हो, पुअर मेंटेनेंस हो, तो इन कारणों से भी अनइवननेस आ सकती है। अभी मैंने बात की थी बम्प इंटीग्रेटर, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी एक मशीन, ये वही मशीन है जो कि आपके अनइवननेस को काउंट करती है पर यूनिट लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की, समझा जाना, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, चाहे फिर आपकी यूनिवर्सिटी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के पेपर की बात हो। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।